नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार और दीप सिल्वर स्क्रीन पे वेलकम है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी मूवी जिसका नाम है अपू कपू रम्पू। क्या आप लोग कभी सोच सकते हैं जहाँ पर लोगों के मरने के बाद शुरू होता मौत का असली खेल, जहाँ लोगों की कब्र कम है और मौतें ज्यादा, और लोग यहाँ पर कब हंसते हैं और कब कब्र में दफना जाते हैं कोई नहीं जानता। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आपको हर अगले हफ्ते एक नई कहानी देखने को मिले जहाँ पर कहानी दिखाई नहीं जाती बल्कि महसूस कराई जाती है। मूवी के शुरुआत में हमें एक गांव को दिखाया जाता है जिसका नाम है चिट्टी जयपुरम, और इस गांव का एक बहुत ही अनोखा इतिहास है। इस गांव में एक राजा थे और उनके राज में बहुत ही ज्यादा भूखमरी और अकाल पड़ने लगता है। तब उनके गुरु उन्हें बताते हैं और वो राजा को बताते हैं इस समस्या का समाधान एक ही है, हमें लोगों को मरने के बाद जलाना नहीं बल्कि दफनाना चाहिए। और जिसके बाद राजा ऐसा ही करता है और इस गाँव की खुशी वापस लौट आती है और इस गाँव के लोग इस परंपरा को सदियों से निभाते आते हैं। और आगे हम 1992 के समय को देखते हैं जहां पर गांव के मुखिया का देहांत हो जाता है, जहां उनकी बेटी अपूर्वा और उनकी पत्नी बहुत ज्यादा रोती हैं और पंडित अपना विधि विधान शुरू करते हैं। मुखिया के समाधि पे लगने वाला पत्थर बहुत ही बड़ा और खूबसूरत रहता है और वो पत्थर देखकर भीमैया भाई और मधु भाई बहुत ज्यादा जलते हैं क्योंकि वो लोग मुखिया से बहुत ज्यादा जलते थे। और तभी हम चिन्ना को देखते हैं, और जब कोई गांव में मर जाता है उसे दफनाने का काम सिर्फ चिन्ना ही करता है। इधर देखते हैं चिन्ना की माँ उससे कहती है मेरे मरने के बाद मुझे एक ऐसे जगह पे दफनाना जहाँ एक पेड़ लगा रहे और मैं उसकी छांव में आराम से लेटी रहूं। तभी वो जोर जोर से खांसने लगती है, जहाँ पता चलता है उनकी तबीयत काफी दिनों से बहुत ज्यादा खराब है और कभी कभी खांसते वक्त उनके मुंह से खून भी आने लगता है। आगे देखते हैं गांव में एक मीटिंग रखी जाती है जहाँ पर पता चलता है मुखिया के जाने के बाद उनकी सारी जिम्मेदारी मुखिया के वंश को ही ये सारी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, जहाँ सारी जिम्मेदारी अब अपूर्वा को सौंप दी जाती है। अपूर्वा बहुत ज्यादा डरी और घबराई हुई रहती है, जहाँ अपूर्वा अपना शपथ भी ढंग से नहीं बोल पाती है, जिसे देखकर गांव वाले उसके ऊपर बहुत ज्यादा हंसते हैं। जहाँ भीमैया भाई और मधु बाबू को लगता है कि मुखिया का पद उन्हें मिलना चाहिए। हाँ, भीमैया भाई और मधु बाबू की आपस में दुश्मनी रहती है और वो दोनों सोचते हैं कि कुछ ऐसा करें अपूर्वा ये पद खुद ही छोड़ दे और मुखिया का कुर्सी इन्हें मिल जाए। इधर देखते हैं चिन्ना कब्रिस्तान में जाता है और वहाँ की साफ सफाई बहुत अच्छे से करता है और वो अपनी माँ की कही हुई बातों को याद करता है और वहाँ पर जगह ढूंढने लगता है। इधर देखते हैं अगले शनिवार को गांव में सभा बैठी रहती है और अपूर्वा बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है क्योंकि अपूर्वा को मुखिया का पद नहीं चाहिए और वो डरते हुए गांव वालों से उनकी समस्या को पूछती है। जहाँ हम देखते हैं अपूर्वा अपने पिताजी को याद करती है और वो गाँव वालों की समस्या को एक एक करके उनसे पूछती है। जहाँ अपूर्वा सभी सवालों के जवाब एक एक करके बहुत ही समझदारी से देती है, जिसे सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। जहाँ भीमैया भाई और मधु बाबू के आदमी अपूर्वा से कठिन सवाल पूछते हैं, लेकिन अपूर्वा उन सवालों को भी बहुत ही समझदारी से देती है। तभी चिन्ना अपूर्वा से एक सवाल पूछता है कि गांव के कब्रिस्तान में अब जगह ही नहीं है, सिर्फ 4 और 5 जगह बचे हैं लोगों को दफनाने के लिए। जिसे सुनने के बाद अपूर्वा के होश उड़ जाते हैं और सभी लोग इस बात पे गौर करने लगते हैं। जहाँ अपूर्वा उनसे 2 दिन का टाइम मांगती है। जहाँ अपूर्वा इस समस्या को सुन के वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इधर देखते हैं चिन्ना की माँ का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और वो चिन्ना से कहती है चाहे कुछ भी हो जाए तू मुझसे वादा कर, मेरे मरने के बाद तू मुझे पेड़ के नीचे ही दफनाएगा। इधर देखते हैं अपूर्वा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो इस समस्या का हल ढूंढने के लिए और वो अपने आसपास के गांव में जाके मदद मांगती है, लेकिन अपूर्वा की मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। अपूर्वा परेशान होकर चिन्ना के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं आसपास के गाँव में गई थी लेकिन सभी लोग ने मुझे जमीन देने से मना कर दिया। और अपूर्वा चिन्ना से कहती है अभी जो हमारे पास वो 5 जगह बची हैं। जहाँ चिन्ना जल्दी से अपूर्वा से कहता है 5 नहीं सिर्फ 4 ही बचे हैं हमारे पास। अपूर्वा कहती है 5 नहीं ठीक है 4 ही जगह है हमारे पास। और तभी अपूर्वा चिन्ना से एक लिस्ट बनाने के लिए कहती है। वो कहती है चिन्ना से तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कितने लोग मरने वाले हैं और उनके लिए हम जगह बनाए। जहाँ चिन्ना अपने दोस्तों के साथ अगले दिन लिस्ट बनाने के लिए निकल जाता है और वो अपूर्वा को लिस्ट बना के दे देता है।
अपूर्वा अगले दिन ही गांव वालों को बताती है, मैंने और चिन्ना ने मिलकर एक लिस्ट बनाई है जिसमें 8 लोगों का नाम है और ये 8 लोग आने वाले 1 से 1.5 सालों में कभी भी मर सकते हैं। जहां भीमैया भाई अपूर्वा से एक सवाल पूछता है और वो अपूर्वा से कहता है, जगह तो सिर्फ 4 ही बचे हैं, बाकी 4 लोग मरेंगे, वो कहाँ जाएंगे। भीमैया अपूर्वा से कहता है, लिस्ट में मेरा भी नाम होना चाहिए और ये हमारे पूर्वजों का परंपरा है और मैं इस गांव का एक हिस्सा हूँ। जिसके बाद तो सभी गांव वाले आपस में लड़ने लगते हैं, जिसे देखकर अपूर्वा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इधर अपूर्वा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो चिन्ना से कहती है, सभी लोगों को मरने के बाद वो गड्ढा चाहिए। इधर चिन्ना भी अपूर्वा को बहुत ज्यादा इमोशनल कर देता है। वो कहता है कि मेरी माँ की आखिरी इच्छा है कि वो इसी गांव में दफन हो। जहां अपूर्वा एक लॉटरी का योजना बनाती है और वो गांव वालों को बताती है कि इस लॉटरी में जिसका नाम निकल जाएगा वो 4 गड्ढे मरने के बाद उनके हो जाएंगे। अपूर्वा वो पर्ची निकालती है जहाँ पर 2 नाम तो गाँव के औरतों का आता है। तीसरे पर्ची में मधु बाबू के पिताजी का नाम आता है, जिसे सुनकर वो सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बचे लास्ट वाले पर्ची में भीमैया का नाम आता है, जहां अपूर्वा गांव वालों के सामने झूठ बोलती है और वो चिन्ना की माँ का नाम लेती है, जिसे सुनकर वो सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इधर मधु बाबू उस लॉटरी को जीतकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने घर में एक पार्टी रखता है और सभी गांव वाले उधर गए हुए रहते हैं। लेकिन अगली सुबह पता चलता है कि शराब की नशे में 4 लोगों की मौत हो जाती है। जहां अपूर्वा ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उन चारों का अब क्या होगा जिनका नाम लॉटरी में निकला है। चिन्ना उन चारों को उन गड्ढों में दफना देता है और चिन्ना की माँ उससे कहती है कि तू चिंता मत कर, तू मुझे कहीं भी दफना देना। जहाँ चिन्ना अपनी माँ से कहता है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा जरूर पूरी होगी। चिन्ना रात के समय में कब्र वाली जगह पे जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि 4 गड्ढे नहीं बल्कि 5 गड्ढे हैं और चिन्ना ये बात सभी गाँव वालों से छुपा कर रखी थी। चिन्ना अगली सुबह एक पत्थर लेकर कब्र वाली जगह पे जाता है, लेकिन रास्ते में उसे अपूर्वा मिल जाती है और उसे रोक लेती है। चिन्ना अपूर्वा को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसके हाथ से पत्थर नीचे गिर जाता है। हाँ, अपूर्वा चिन्ना से कहती है, मैं पास वाले गांव में जमीन देखने जा रही हूँ और चिन्ना को भी अपने साथ लेकर चली जाती है। अपूर्वा मदद के लिए गांव के राजा के पास जाती है, लेकिन वो भी मदद करने के लिए मना कर देता है। अपूर्वा पास के 1-2 गाँव में और जाती है, जहाँ पर लोग उसके ऊपर हंसते हैं और बोलते हैं, हमारे यहाँ लोग जलाए जाते हैं, दफनाए नहीं जाते हैं। जहां अपूर्वा को लोग जमीन देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन उसका दाम 4 गुना रहता है और सभी लोग अपूर्वा की मदद करने के लिए मना कर देते हैं। जहां अपूर्वा दुखी मन से गांव वापस लौट आती है और तभी अपूर्वा को पता चलता है कि गांव का एक लड़का और लड़की सुसाइड कर रहे हैं। जहां लोग उससे पूछते हैं, अगर वो दोनों मर गए तो उन्हें कहाँ गाड़ोगी। जहां मधु बाबू का आदमी अपूर्वा से कहता है कि मधु बाबू के पिताजी का तबीयत भी ठीक नहीं है, वो कभी भी मर सकते हैं और वो तो लॉटरी जीते हैं, अगर तुमसे ये पद नहीं संभाला तुम इसे छोड़ दो। जहाँ अपूर्वा परेशान होकर अपने घर आती है और वो अपनी माँ से कहती है, मैं ये पद छोड़ दूंगी। जहाँ अपूर्वा की माँ उसे समझाती है, अगर तुमने ये पद छोड़ दी तो हमारी बहुत बदनामी होगी। इधर देखते हैं चिन्ना रात में आकर वो पत्थर जमीन में गाड़ देता है और गांव वालों को शक भी ना हो। सुबह अपूर्वा चिन्ना के साथ समाधि स्थल पे जाती है। तभी अपूर्वा की नजर उस पत्थर पे जाती है जो चिन्ना ने रात में आकर गाड़ी थी। अपूर्वा उसे बहुत गौर से देखती है। जहां अपूर्वा चिन्ना से कहती है, इस पत्थर पे किसी का नाम भी नहीं है और ये पत्थर किसका है। जहाँ चिन्ना उसे कहता है कि ये पत्थर 100 साल पुराने हैं और जिसकी वजह से इस पे लिखा हुआ नाम मिट गया है। जहाँ अपूर्वा के दिमाग में एक आइडिया आता है और अपूर्वा सभी गांव वालों को बुलाती है, उनसे कहती है कि समाधि स्थल पे जो 100 साल पुराना कब्र है हम उनका दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं। उन कब्र में से उनके शव को निकाल कर उनका पूजा अर्चना करा के हम उन्हें दूसरे गड्ढे में डाल देंगे और ये काम परसों से शुरू हो जाएंगे। और यहाँ अब चिन्ना के लिए एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। अगले ही दिन अपूर्वा के सहयोगी समाधि स्थल पे जाते हैं और उन समाधियों का जांच करने लगते हैं और जैसे ही वो लोग चिन्ना की लगाए हुए पत्थर के पास जाते हैं, चिन्ना उन्हें भूतों की कहानी सुनाकर वहाँ से भगा देता है और वो सभी डर के वहाँ से भाग जाते हैं। चिन्ना रात के समय में छेनी और हथौड़ी लेकर पत्थर पे नाम और मरने का डेट लिखता ही है। तभी गांव का एक बेबड़ा उस समाधि स्थल पे गया हुआ रहता है और वो हथौड़ी की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी चिन्ना के पैर में एक कील लग जाती है। जहां वो चिन्ना को दूर से देखता है और उसे एक भूत समझ लेता है और उधर ही वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह देखते हैं बेबड़े को देखकर पंडित बताता है कि ये सब उन्हीं पूर्वजों की आत्मा है। अगर इसी तरह पूर्वजों की शव को निकालेंगे तो वो आत्मा बन के पूरे गांव को डराएंगी।
इधर अपूर्वा जैसे ही उस समाधि को निकालने वाली ही होती है, तभी मधु बाबू के आदमी उसे निकालने से मना कर देते हैं, जिसे सुनकर अपूर्वा और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। इधर मधु बाबू और भीमैया अपने अपने पुरजनों की समाधि पे लाल और नीले कलर से रंगवाने के लिए बोल देते हैं, और इसी तरह पूरे गांव वाले अपने पुरजनों की समाधियों पे कलर लगाना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर चिन्ना और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने समाधि पे रात के समय में आकर उसे नीले कलर से पेंट कर देता है। अगली सुबह मधु बाबू के आदमी उसे बताते हैं कि समाधि स्थल पे एक नकली समाधि है और किसी ने उस पे नीले रंग का पेंट लगाया है, और ये खबर सुन के मधु बाबू तो एकदम बौखला जाता है। और ये खबर जब अपूर्वा को पता चलती है, वो चिन्ना को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि समाधि स्थल पे एक नकली समाधि है, अगर तुम्हें उस समाधि के बारे में कुछ भी पता है तो मुझे बता दो। जहाँ चिन्ना घबराते हुए अपूर्वा से सारी सच्चाई बता देता है, ये सब मैंने अपने माँ के लिए किया था। अपूर्वा चिन्ना से लॉटरी के बारे में भी बताती है, वो कहती है उसमें भीमैया का नाम आया हुआ था, मैंने तुम्हारे माँ का नाम लिया था और तुमने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। अपूर्वा चिन्ना से कहती है जल्दी से जाओ उस समाधि को निकाल दो और पहले की तरह बना दो। इधर देखते हैं मधु बाबू और भीमैया भाई पूरे गांव के साथ उस समाधि स्थल पे जाते हैं, ये पता करने के लिए आखिर वो किसकी समाधि है। और भीमैया को ये भी पता चलता है कि गांव का असली मुखिया तो मैं हूँ। गांव के पुरजनों ने अपूर्वा के परिवार को अस्थायी रूप से मुखिया बनाया था, और चिन्ना जल्दी से वो पत्थर निकालता है। जब अपूर्वा को ये बात पता चलती है, सभी गांव वाले समाधि स्थल पे जा रहे हैं और वो समाधि स्थल पे जाती है, तब भीमैया उससे कहता है कि इस गांव का असली मुखिया मैं हूँ, तुम नहीं। जहां अपूर्वा भीमैया को ये पद सौंप देती है, और तभी चिन्ना वो पत्थर लेकर पेड़ से गिर जाता है और सभी गाँव वालों के सामने उसकी सच्चाई सामने आ जाती है। जहाँ भीमैया अब मुखिया बन चुका था, और वो चिन्ना से कहता है कि तुम्हें अपने माँ के साथ ये गाँव छोड़ना होगा, बची हुई जगह पे कल उसकी नीलामी होगी, जो उसे जीतेगा वो गड्ढा उसे ही मिलेगा। जहाँ चिन्ना भीमैया से माफी भी मांगता है और सभी गांव वाले मिलकर चिन्ना को बहुत ज्यादा मारते हैं। अपूर्वा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, तभी चिन्ना का दोस्त चिन्ना के पास आता है और उसे बताता है कि तुम्हारी माँ की मौत हो गई है। चिन्ना जल्दी से अपने घर वापस आता है और वो अपने माँ को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है, और चिन्ना अपनी माँ की बातों को याद करता है और उसकी बॉडी पे लेप लगाता है। इधर देखते हैं उस खाली जगह के लिए नीलामी शुरू हो जाती है, जहां भीमैया भाई 10,000 का बोली लगाता है। वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि ये जमीन कोई भी खरीद नहीं सकता है। जहां मधु बाबू इसे सुनकर 11,000 का बोली लगाता है, जहां सभी गांव वाले एक एक करके पैसों की बोली लगाना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर भीमैया भाई उस गड्ढे को 1 लाख में खरीद लेता है। अगली सुबह देखते हैं चिन्ना अपनी माँ की बॉडी को लेकर समाधि वाले जगह पे जाता है, लेकिन वो अपनी माँ को बाजू वाले जमीन पे दफनाता है, जहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और पता चलता है कि अपूर्वा ने पूरे गाँव वालों को अपने घर पे बुलाया है, और वो चिन्ना को भी बुलाती है, जहाँ गाँव वाले उसे देखकर उसके ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, और अपूर्वा उन्हें समझाती है कि चिन्ना ही है जो हम सबके भलाई के बारे में सोचता है। और चिन्ना बताता है कि जब आप सभी लोग ने मुझे अपने पुरजनों के लिस्ट बनाकर दिए थे, तो मुझे एक बात पता चला कि हम सब एक ही परिवार के हैं, और सबसे पहले इस गांव में 4 भाई आए थे और हम उन्हीं के परिवार के हैं, और हम सब आपस में एक गड्ढे के लिए लड़ रहे हैं। जहां अपूर्वा सभी गांव वालों को बताती है कि हमारे समाधि स्थल के बगल वाला जमीन हमें 1 लाख रुपए में मिल जाएंगे, गांव वाले उन पैसों का हॉस्पिटल बनाएंगे। जब अपूर्वा जमीन देखने के लिए जाती है, तो एक गाँव ऐसा भी होता है उन्हें 1 लाख रुपए की जरूरत होती है, जहाँ अपूर्वा सभी गाँव वालों से मिलकर मदद मांगती है कि इस तरह से 1-1 रुपए बढ़ाएंगे तो भीमैया भाई जरूर 1 लाख रुपए में वो गड्ढा खरीद लेगा। और सभी गांव वाले मिलकर ठीक ऐसा ही करते हैं, वो सब 1-1 रुपए बढ़ाते जाते हैं और भीमैया भाई पूरे 1 लाख रुपए में वो गड्ढा खरीद लेता है, जहां अपूर्वा और सभी गांव वाले मिलकर उस जमीन को खरीद लेते हैं। और कहानी आती है अब प्रेजेंट में, जहां चिन्ना अपने माँ की कब्र के पास एक पेड़ भी लगाता है और अपनी माँ की आखिरी इच्छा को पूरा करता है। आगे देखते हैं कुछ दिनों के बाद सभी गाँव वाले भीमैया के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए, जहाँ भीमैया उनके ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि आप सभी लोग 100 साल पुरानी बातों को भूल जाओ। जहाँ गांव वाले वापस जाने लगते, जहाँ भीमैया उन्हें रोकता है और पूछता है कि आप सभी लोग वापस कहाँ जा रहे हैं, जहाँ सभी गांव वाले बताते हैं कि अब हमारी मुखिया अपूर्वा है, हम सभी लोग 100 साल पुरानी बातों को भूल गए हैं। इधर देखते हैं अपूर्वा बहुत दिनों के बाद चैन की नींद सोने जाती है, तभी उसके पास उसके पार्टी के मेंबर आते हैं। तभी अपूर्वा के पास उसके पार्टी के मेंबर आते हैं और अपूर्वा को बताते हैं कि सभी आसपास के गाँव तुमसे मदद मांगने के लिए आ रहे हैं।
और ये सुनकर अपूर्वा के होश ही उड़ जाते हैं और मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप सबको ये मूवी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। और अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर हफ्ते आपको एक नई कहानी देखने को मिले। जहाँ कहानी दिखाई नहीं जाती बल्कि महसूस कराई जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।